प्रश्न 11 प्रथम फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम 1881 भारत के औद्योगिक इतिहास में एक नवीन अध्याय था, समझाइए। उत्तर प्रथम फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम 1881 भारत के औद्योगिक इतिहास में एक नवीन अध्याय था, क्योंकि इसके तहत पहली बार अंग्रेज ने मजदूरों के काम करने की स्थिति में सुधार करने की कोशिश की। दूसरा, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा, 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को अधिकतम 9 घंटे काम करना था। चौथा, हादसों में श्रमिकों को बचाने के लिए खतरनाक मशीनों की आड़ ठीक से लगाने पर जोर दिया गया। पाँचवा, कार्य अवधि के दौरान 1 घंटे के आराम का प्रावधान था। छठवां, कर्मचारियों के लिए महीने में 4 दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई। अंततः इस आधार पर कहा जा सकता है कि श्रमिकों की दशा सुधारने के हेतु इस अधिनियम भारत के औद्योगिक इतिहास में एक नवीन अध्याय था। प्रश्न 12 सूरत की संधि 6 मार्च 1775 की शर्तें का वर्णन कीजिए। उत्तर सूरत की संधि 6 मार्च 1775 ईस्वी को रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। पहला, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को 2500 सैनिक देना स्वीकार किया, जिसमें रख रखाव का भुगतान रघुनाथ राव करेंगे। दूसरा, अंग्रेजों ने युद्धोपरांत रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का वचन दिया। तीसरा, रघुनाथ राव ने साष्टी, बसई, भचौड़ और सूरत जिलों की आय का कुछ भाग अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। चौथा, रघुनाथ राव ने वचन दिया कि वह अंग्रेजों की शत्रुओं से किसी प्रकार की संधि नहीं करेंगे। पाँचवा, अपनी सुरक्षा के बदले रघुनाथ राव कंपनी की बम्बई शाखा के 6 लाख रुपए देंगे। छठवां, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को बम्बई के समीप स्थित सालसेत द्वीप, थाना जबूसर का प्रदेश तथा बसिन देने का वचन दिया। प्रश्न 13 माउंटबेटन योजना के संबंध में संक्षेप में जानकारी दीजिए। उत्तर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से विचार विमर्श कर 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसमें प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। पहला, भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तीसरा, बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। प्रश्न 14 मगध साम्राज्य के उदय के भौतिक कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के उदय ने राजनीतिक प्रशासन के विकास की प्रक्रिया को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इसके उदय में निम्न भौतिक कारक थे। पहला, मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध एक विस्तृत उपजाऊ जलोढ़ मैदान के लिए मध्य में स्थित था। कई 12मासी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। इनमें मगध साम्राज्य को महान आर्थिक शक्ति प्रदान की। दूसरा, मगध क्षेत्र की जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त थी। इन अनुकूल कारकों के परिणाम स्वरूप मगध क्षेत्र में कृषि का तेजी से विकास हुआ। किसानों के पास भारी मात्रा में कृषि अवशेष उपलब्ध था। 3, राजधानियों की अनुकूल स्थिति। मगध की दोनों राजधानियां पाटलिपुत्र और राजगृह की स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा, जबकि पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित था।
चौथा, मगध क्षेत्र में लोहे की खदानें की उपलब्धता और विनिर्माण वस्तुओं की भारी मांग के कारण मगध कला और शिल्प भी अत्यधिक विकसित राज्य में थे। साथ ही लोहे की उपलब्धता के कारण शासक उत्तम अस्त्र शस्त्र बना सकते, जिसने साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पांचवा, बाहरी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ताम्रलिपि मगध शासकों के नियंत्रण में था। साथ ही उत्तरापथ पर्वतीय व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग मगध के क्षेत्र से होकर गुजरता था।